सर, प्रेस ये कॉन्फ्रेंस आप गोरखपुर में कर रहे हैं, अपना परिचय बताइए और किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मुख्य रूप से कर रहे हैं? मेरा नाम डॉक्टर पुनीत आलूवालिया है। मैं मेदांता गुरुग्राम में यूरो ऑन्कोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी का डायरेक्टर हूँ। और गोरखपुर में हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये था कि हम लोगों को रोबोटिक सर्जरी के बारे में अवेयरनेस प्रदान करें और इसका क्या फ़ायदा है उसके बारे में बताएं। सर, रोबोटिक सर्जरी एक नया शब्द है यहाँ के लोगों के लिए, पूर्वांचल वासियों के लिए। पढ़े लिखे तो रोबोटिक शब्द को समझते हैं, लेकिन जो आम जनता है वो उसको थोड़ा सा रोबोटिक सर्जरी विषय में बताने का कष्ट करें। आम शब्दों में बताऊं तो रोबोटिक सर्जरी बेसिकली एडवांस्ड फॉर्म ऑफ लेप्रोस्कोपी का आप ये समझ लीजिए। ठीक है, इसमें जो ओपन सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के दोनों के जो फ़ायदे हैं वो कंबाइन करके इसमें फ़ायदा मिलता है, और दोनों में जो ड्रॉबैक्स थे वो ड्रॉबैक्स को इसमें कम कर दिया गया है। जैसे ओपन सर्जरी में हमें 3 डायमेंशनल व्यू तो मिल जाता है, लेप्रोस्कोपी में हमें 2 डायमेंशनल व्यू मिलता है, इसमें हमें 3 डायमेंशनल व्यू मिलता है। बट लेप्रोस्कोपी में जैसे हमारे को मिनिमल इन्वेजिव छोटे छोटे 3-4 छेद से सर्जरी हो जाती है, ओपन में बड़ा चीरा देना पड़ता है, इसमें भी छोटे छोटे छेद से सर्जरी हो जाती है। दूसरा सर आती है खर्च की बात। जो कम मध्यम वर्गीय आय के रहने वाले हैं उनके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा आज जो रोबोटिक सर्जरी है? रोबोटिक सर्जरी में देखिए, आपको खर्च में सिर्फ एक ड्यूरिंग ऑपरेशन कितना खर्च होता है वो नहीं देखना, आपको ओवरऑल स्टे देखना होता है कि ओवरऑल हॉस्पिटल में स्टे कितना, रूम चार्जेस कितने, अगर 5 दिन में पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो कितना खर्चा आता है, और 2 दिन में डिस्चार्ज होता है तो कितना खर्चा आता है। रोबोटिक सर्जरी में आज की डेट तक, अभी पिछले 2-3 सालों के पहले तक एक ही कंपनी थी जिसकी वजह से कॉस्ट ज़्यादा थी। अब नई कंपनीज आई हैं, कॉस्ट काफ़ी कम हो गई हैं। 2019 में IRDA जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया की, उसने रूल पास किया था कि इंश्योरेंस कंपनीज रोबोटिक सर्जरी को कवर करेंगी। अब मेरा जो 80% प्रैक्टिस है वो रोबोटिक सर्जरी की है, और उसमें मोस्टली पेशेंट्स इंश्योरेंस से कवर्ड हो जाते हैं। आज आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं खास करके यूरोलॉजी में रोबोटिक सर्जरी के लिए, तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें रोबोटिक पूर्ण रूप से काम है, और कितना इसका लाभ है, कितना नुकसान है, दोनों पक्ष देखना पड़ेगा। यूरोलॉजिकल कैंसर्स के लिए हम इसको काफ़ी यूज़ करते हैं। इनफैक्ट जो पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा इसका यूज़ है वो यूरोलॉजिकल कैंसर्स में किया जाता है, जिसमें कि किडनी के कैंसर, मेल्स में प्रोस्टेट के कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय के कैंसर्स, और उसके अलावा जो एड्रीनल वगैरह जो होते हैं, जो किडनी के ऊपर ऑर्गन्स होते हैं, उनके कैंसर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कैंसर से बचाव के लिए प्रिकॉशन क्या क्या लोगों को थोड़ा सा बताने की कोशिश करें आप। देखिए, अगर मोस्टली जो यूरोलॉजिकल ऑर्गन्स हैं, जो मैंने अभी नाम बताए आपको, इनमें सबसे ज़्यादा सिम्टम होता है कि यूरिन में ब्लड आना। ये मोस्ट कॉमन का ऑर्गन होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ब्लड आए तभी कैंसर होगा। मोस्टली अगर पेशेंट्स आते हैं वो इंसिडेंटली डिटेक्टेड, मतलब कि रेगुलर हेल्थ चेक 40 साल 50 साल की उम्र के बाद कुछ ब्लड टेस्ट रेगुलर होते हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड होते हैं, उसमें पाए जाते हैं। मोस्टली कैंसर ऐसे पाए जाते हैं। बट अगर ब्लड आए यूरिन में कभी भी, तो उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें और अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान और रोबोटिक के समय कुल टोटल कितना खर्चा माना सकता है सामान्य व्यक्ति के लिए? ओपन सर्जरी से ये जो रोबोटिक सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो अराउंड 1-1.5 लाख रुपए महंगे होते हैं, तो ओवरऑल खर्चे में इतना फ़र्क पड़ता है। बट अब जो कंपनीज आ रही हैं उसमें कुछ कंपनीज में 50,000 से लेकर लाख के बीच में वो खर्चा कम हो गया है, और जो पहले कंपनी थी जो अभी तक थी उसमें इतना एक्स्ट्रा आता था 1 लाख से 1.5 लाख। बट अब वो कंपनी भी, क्योंकि अब मोनोपोली नहीं रही है, वो कंपनी भी अपनी कॉस्ट काफ़ी कम कर रही है। धन्यवाद गोरखपुर समाचार से बात करने के लिए।